हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्लेटो का गुरु प्लेटो का गुरु कौन था। सुकरात। जिस प्रकार से प्लेटो पर सुकरात का प्रभाव पड़ता है, मतलब प्लेटो किसका ऋणी है? सुकरात के विचारों का ऋणी है। तो प्लेटो का शिष्य कौन है? अरस्तु। अरस्तु है दोस्तों। तो अरस्तु किसका ऋणी हो जाएगा? प्लेटो का ऋणी हो जाएगा। प्लेटो किसका ऋणी है? सुकरात का। ठीक है। सुकरात ने एक वाक्य लिखा था, सद्गुण ही ज्ञान है। सद्गुण ही ज्ञान है, ये मुख्य रूप से किसका है? सुकरात का। और इसी वाक्य का प्रभाव प्लेटो के ऊपर पड़ा। ठीक है। प्लेटो ने जो भी विचार दिया, इस वाक्य के आधार पर उसने विचार अपने प्रतिपादित किया दोस्तों। ठीक है। अब बात करते हैं कि प्लेटो ने ऐसा क्या किया जिसका प्रभाव अरस्तु पर पड़ा। प्लेटो का शिष्य था अरस्तु। आपको पता होना चाहिए कि ये जो शिष्य था, लगभग कौन सी अवस्था वहां जाता है प्लेटो की अकादमी के अंदर शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो दोस्तों 18 वर्ष की आयु में, 18 वर्ष की आयु के अंदर, ठीक है, 18 वर्ष की आयु में प्लेटो के पास जाता है, एथेंस के अंदर। ठीक है। एथेंस के अंदर जाता है जहाँ पर प्लेटो की अकादमी थी, स्कूल थी, अकादमी। ठीक है। अकादमी थी दोस्तों। इस स्कूल के अंदर वह भर्ती हो जाता है। ठीक है। और भर्ती होने के बाद में वह प्लेटो की प्लेटो की जो दर्शन शास्त्र था उसे काफ़ी प्रभावित होता है। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि प्लेटो ने स्टेट्समैन लिखा। स्टेट्समैन में उसने विधि की सर्वोच्चता पर बल दिया, कानून की सर्वोच्चता पर बल दिया। स्टेटमेंट्स के बाद में उसने क्या लिखा? द लॉज बुक। ठीक है। द लॉज बुक लिखी। और इसी द लॉज बुक का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? अरस्तु के ऊपर पड़ा था मेरे दोस्तों। तो अरस्तु के जो विचार है, मुख्य रूप से जो विचार है, अरस्तु की जो थ्योरी टिकी हुई है, जिस आधार पर टिकी हुई है, अरस्तु ने जहाँ से अपने विचार ग्रहण किए वो ग्रहण किए उसने प्लेटो से। और प्लेटो की कौन सी बुक से? द लॉज बुक से। तो द लॉज बुक से उसने अपने विचार ग्रहण किया। तो इसका मतलब ये है कि अरस्तु द लॉज बुक का ऋणी है। अरस्तु क्या है? द लॉज बुक का क्या है? ऋणी है दोस्तों। ये आपके समझ में आ गया होगा। तो आपसे पूछा जाए कि अरस्तु कौन सी बुक का ऋणी है, तो द लॉज। ये पूछा जाए कि अरस्तु किस विचारक का ऋणी है, तो प्लेटो दोस्तों। ठीक है। तो द लॉज। अब देखते हैं कि द लॉज, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि ये जो ऋणी है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि द लॉज बुक के अंदर पहला देखते हैं कि ऋणी क्यों है। द लॉज जो बुक है दोस्तों, इस बुक के अंदर प्लेटो ने अपने उप आदर्श राज्य संबंधी विचार दिया दोस्तों। और इसी उप आदर्श राज्य को हम द्वितीय श्रेष्ठ राज्य के नाम से जानते हैं। द्वितीय श्रेष्ठ राज्य के नाम से इसको हम जानते हैं दोस्तों। ठीक है। अब प्लेटो के जो उप आदर्श राज्य से संबंधी जो विचार थे, वो ही सेम के सेम विचार किसके हो गए दोस्तों? अरस्तु के हो गए। किसके हो गए? अरस्तु के हो गए। तो अरस्तु ने कौन सी बुक लिखी? द पॉलिटिक्स। ठीक है। पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी। हम ये कह सकते हैं कि जो विचार द लॉज बुक के अंदर उसके उप आदर्श राज्य से संबंधित है, वही उप आदर्श राज्य जैसे विचार प्लेटो ने अपने राज्य संबंधी विचार देता है, तो वह उप आदर्श राज्य यहाँ पे क्या हो जाता है? आदर्श राज्य। क्या हो जाता है? आदर्श राज्य। अब ये आप एक गलती मत करना कि अरस्तु ने भी अपना आदर्श राज्य की कल्पना की थी, आदर्श राज्य के बारे में कहा था, लेकिन उसका आदर्श राज्य प्लेटो के आदर्श राज्य की तरह नहीं है।
प्लेटो के जो उप आदर्श राज्य है उसके समान है। उप आदर्श राज्य संबंधी विचार दिया था द लॉज के अंदर, इसलिए राज्य जैसी जो अवधारणा जो अरस्तु ने दी थी वह कहाँ से ग्रहण की थी? द लॉज से। समझ में आ गया है दोस्तों? तो ये प्रभावित है। तो अरस्तु के जो एक और ध्यान दो दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि द लॉज बुक कितने भागों में बटी हुई है, यह क्वेश्चन भी आ सकता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लॉज बुक कितने भागों में बटी हुई है या कितने खंडों में बटी हुई है? 12 खंडों में बटी हुई है दोस्तों। लेकिन द पॉलिटिक्स की बात करें तो द पॉलिटिक्स कितने खंडों में विभक्त है? 8 खंडों में। ठीक है, तो इन खंडों में इनमें अलग अलग बातें हैं दोस्तों, वो तो बहुत बड़ी डीप की बातें हो जाएगी। तो इतना याद करो कि द लॉज के अंदर 12 भाग है, द पॉलिटिक्स में 8 भाग है। तो जहाँ तक अरस्तु ने जो आदर्श राज्य संबंधी जो विचार दिया वो पॉलिटिक्स के 7वें व 8वें भाग में दिया था। कौन से भाग में दिया था? 7वें और 8वें भाग में दिया था। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी दोस्तों। आगे बात करते हैं हम। अब देखो द लॉज बुक के अंदर देखो, प्लेटो ने स्टेटमेंट्स के अंदर भी कानून की सर्वोच्चता पर बल दिया था और बाद में उसने द लॉज बुक के अंदर भी कानून की सर्वोच्चता पर ही बल दिया, अर्थात विधि की संप्रभुता पर बल दिया, जिसको अपनी कहेंगे। द लॉज बुक के अंदर क्या किया उसने? कानून की प्रभुता पर या कानून की संप्रभुता पर, या अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि कानून की सर्वोच्चता पर बल दिया, सर्वोच्चता पर बल दिया। तो अरस्तु ने भी द पॉलिटिक्स बुक के अंदर कानून की सर्वोच्चता पे क्या देता है? कानून की सर्वोच्चता पर ही बल देता है। वो कहता है कि जो व्यवस्थापिका के जो लोग हैं वो कानून के संरक्षक होने चाहिए। कानून के, यानी ये कह सकते हैं हम कि कानून के संरक्षक की बात की। ठीक है, कानून के संरक्षक होंगे कौन? जो व्यवस्थापिका होगी, जो कार्यपालिका होगी, वो कानून के संरक्षण होंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि वो कानून की बात मान रहे हैं, वह कानून को सर्वोच्च मान रहा है। कौन? अरस्तु। तो दोनों ही कानून को सर्वोच्चता पर बल देने की बात की है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्लेटो ने अपने उप आदर्श राज्य में कानून की सर्वोच्चता पर बल दिया था, वहीं अरस्तु ने भी कानून की सर्वोच्चता पर बल दिया था। तो दोनों में ये अंतर है दोस्तों। दूसरा आगे बात करते हैं कि देखो, अगली बात करते हैं कि द लॉज के अंदर कुछ विचार मतलब ऐसे मिलते हैं, आप पढ़ेंगे तो परिवार संबंधी अवधारणा, परिवार से संबंधित अवधारणा आप पढ़ेंगे। और प्लेटो ने यह भी कहा था कि व्यक्ति का वृहत रूप क्या है? राज्य है। तो कहीं ना कहीं प्लेटो के विचार हमेशा तक, यानी कि अंतिम अवस्था तक, द लॉज बुक जब लिखी वहाँ तक भी उसके यही विचार रहे थे कि व्यक्ति का वृहत रूपी क्या है? राज्य है। तो कहीं ना कहीं वह व्यक्ति को, परिवार को क्या है कि मुख्य मान रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से मेरे दोस्तों द अरस्तु भी अपनी पॉलिटिक्स बुक के अंदर भी ये कहता है कि परिवार से ही किसका निर्माण होता है? राज्य का निर्माण होता है। परिवार से किसका निर्माण होता है? राज्य का। अर्थात अरस्तु ये कहता है कि परिवार मिलकर क्या बनते हैं? गांव, और गांव मिलकर क्या बन जाता है? राज्य बन जाता है। तो कुछ यहाँ पर समानता है प्लेटो के विचारों में और अरस्तु के विचारों में दोस्तों। आगे बात करते हैं हम कि द लॉज बुक के अंदर वो कहता है कि प्लेटो कहता है कि जो युद्ध करते हैं हम लोग, एक दूसरे देश के साथ युद्ध करते हैं, वैसे तो युद्ध करना ही नहीं चाहिए। यदि मान ली युद्ध करते हैं तो राज्य की शांति स्थापित करने के लिए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राज्य की शांति स्थापित करने के लिए युद्ध होना चाहिए। ये बात प्लेटो के विचार है। ठीक उसी प्रकार, लेकिन ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि युद्ध करना है हमें, नहीं, युद्ध केवल राज्य की शांति के लिए। ठीक वही बात अरस्तु भी अपने पॉलिटिक्स बुक में देता है
कि युद्ध का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं है, किसी को जन हानि पहुंचाना नहीं है, जन धन हानि पहुंचाना नहीं है, केवल शांति स्थापित करना है। दोस्तों आगे बात करते हैं कि शिक्षा संबंधी विचार, शिक्षा संबंधी विचार लॉज के दूसरे खंड में बात करते हैं। द लॉज के 2 नंबर का जो खंड है, द लॉज के 2 नंबर का जो खंड है उसमें प्लेटो ने शिक्षा से संबंधित कुछ विचार दिए। हालांकि उसने रिपब्लिक में भी शिक्षा के विचार देता है, लेकिन वह लॉज बुक के अंदर भी शिक्षा के विचार देता है। तो लॉज बुक के अंदर जो दूसरा खंड है वहाँ पर शिक्षा से संबंधित विचार दिया और मानव के स्वभाव संबंधी विचार भी देता है उस बुक के अंदर, वहाँ पर द लॉज बुक के अंदर। और सेम के सेम विचार अरस्तु अपनी पॉलिटिक्स बुक के अंदर देता है। दोस्तों सेम के सेम विचार वह अपने बुक पॉलिटिक्स के अंदर देता है। दोस्तों तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा अभी आगे और बताते हैं आपको थोड़ा सा। दोस्तों आगे देखते हैं कि प्लेटो ने द लॉज बुक के अंदर मिश्रित संविधानों की बात की थी, मिश्रित संविधान, ठीक है। और प्लेटो के अकॉर्डिंग मिश्रित संविधान क्यों दिया था वो तो मैंने बता दिया था कि उसने मिश्रित संविधान की अवधारणा क्यों दी, कहाँ से ग्रहण की थी, वो मैंने आपको सब बता दिया था पिछले वीडियो के अंदर। फिर भी एक थोड़ा सा देख लेते हैं कि मिश्रित संविधान उसके अकॉर्डिंग क्या क्या है। कुलीन तंत्र, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और जनतंत्र ठीक है मेरे दोस्तों। राजतंत्र, कुलीन तंत्र और जनतंत्र, ये 3 तंत्रों को मिक्स करके प्लेटो मिश्रित संविधान की अवधारणा की बात करता है। तो मिश्रित संविधान कौन सी बुक में है? द लॉज बुक के अंदर है। लेकिन द स्टेटमेंट्स के अंदर भी वह संविधानों का वर्गीकरण करता है। वहाँ संविधानों का वर्गीकरण है वो चीज़ अलग है, जहाँ पर राजतंत्र है, निरंकुश तंत्र है, इस तरह की बात आती है। दोस्तों यहाँ पर राजतंत्र, कुलीन तंत्र, जनतंत्रों का एक मिक्स रूप, एक ही रूप बताया, मिक्स रूप की बात की है, तो वो बात की है द लॉज बुक के अंदर। तो दोस्तों तो यहाँ पॉलिटिक्स, अब अरस्तु की जो पॉलिटिक्स है मेरे दोस्तों, उसके अंदर भी मिक्स संविधान की बात की गई है। अर्थात प्लेटो के विचार देखते हैं तो इस तरह के विचार भी उसके अंदर समान मिलते हैं, ठीक है। तो ये दो थोड़ी समानता है। दोस्तों आगे बात करते हैं अपन कि लॉज बुक के अंदर प्लेटो ने कहा कि मतलब एक तरह से जो व्यापार होता है, जैसे खुदरा व्यापार, सूदखोरी जो ब्याज लेते हैं ना, उन लोगों को कहते हैं जो ऋण देते हैं, ब्याज लेते हैं, वो सूदखोरी होते हैं। तो खुदरा व्यापार, सूदखोरी को, और ऐसे विचार उसने दिए प्लेटो ने कि ये चीज़ें अच्छी नहीं है। तो अरस्तु ने भी इसका क्या किया? समर्थन किया। अरस्तु ने भी क्या किया? इसका समर्थन किया दोस्तों, ठीक है। अरस्तु ने भी समर्थन किया है। और आगे बात करते हैं कि लॉज बुक के अंदर प्लेटो ने क्या कहा। द लॉज बुक के अंदर प्लेटो ने कहा कि जो अमीर लोग होते हैं वो गरीबों की सहायता करनी चाहिए। अमीर लोगों को चाहिए कि इतनी ज़्यादा इनकम वह इकट्ठी न करे, क्योंकि वह निजी संपत्ति के तो खिलाफ था। आपको पता है कि प्लेटो शुरू में उसने साम्यवाद का सिद्धांत दिया, निजी संपत्ति का साम्यवाद, और स्त्रियों का, पत्नियों का साम्यवाद दिया। तो निजी संपत्ति के खिलाफ वो हमेशा ही था। और बाद में उसने द लॉज बुक के अंदर साम्यवाद का सिद्धांत को खंडन कर दिया और ये निजी संपत्ति के अधिकार उसको दिया कि व्यक्ति निजी संपत्ति रख सकता है, वो भी थोड़ी बहुत। अगर ज़्यादा कमाएगा तो उसको सरकार के द्वारा हड़प लिया जाएगा। दोस्तों तो वह ये कहता है कि वह निजी संपत्ति को कहते हैं कि अमीर लोगों को ज़्यादा निजी संपत्ति नहीं कमानी चाहिए, और मान लीजिए किसी के पास है भी तो उसको गरीबों के लिए हिस्से, गरीबों के
गरीबों के हिस्से में आधार या था गरीबों के हिस्सेदारी के रूप में उसको कन्वर्ट करना चाहिए, अर्थात राज्यों को दे देनी चाहिए ताकि राज्य के द्वारा गरीब लोगों की सुविधाओं को प्रदान किया जा सके। तो यहाँ पर वह अमीर लोगों से कहना चाहता है प्लेटो कि वह अपनी संपत्ति को गरीब लोगों को बांट दे, उनकी संपत्ति है उनको अपनी संपत्ति में उनको हिस्सेदारी बनाया जाए। जैसे कोई कंपनी होती है तो कंपनी के अंदर मालिक के पास जो संपत्ति होती है तो वो संपत्ति मालिक की थोड़ी है, उसमें कहीं ना कहीं मजदूरों का भी तो हाथ होता है ना। मजदूरों को उनका पेमेंट दिया जाता है, लेकिन वो मजदूरी करते हैं तो उनको अगर और रुपये दे दे तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो बात प्लेटो कह रहा है। ठीक इसी प्रकार की बात कौन करता है, अरस्तु भी कहता है कि अमीर और गरीबी में थोड़ी सी समानता होनी चाहिए, लेकिन असमानता तो होती है। असमानता की बात तो दोनों ही करेंगे कि यहाँ पर उसने आपको बताया कि 1, 2, 3 और 4 उसने इनकम के आधार पर 4 वर्ग बताए थे प्लेटो ने, ठीक है। और यहाँ पर भी वो अरस्तु ये कहता है कि असमानता तो रहेगी, लेकिन थोड़ा सा इनकम में थोड़ी सी समानता हो जाए, ये बात वो करना चाहता है दोस्तों। तो मैंने ये आपको ये बता दिया। और एक बात है, द लॉज बुक के अंदर भी प्लेटो के कुछ विचार ऐसे मिलते हैं कि जो राज्य है और जो विधि से रहित है, जो राज्य विधि से रहित है। आपको पता है कि प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना की थी तो वहाँ किसी प्रकार का विधि नहीं था, कानून नहीं था। तो उस समय ने ये कहा होगा कि जब उसने आदर्श राज्य की कल्पना की थी तब वो विधि के बारे में नहीं बताया, और जब उसने द स्टेटमेंट्स लिखा और द लॉज लिखा मेरे दोस्तों, तो तब पूर्ण रूप से द लॉज लिखने की बात की थी या लॉज बुक लिख रहा था, तो उसके दिमाग में आया कि जहाँ कानून नहीं है या विधि नहीं है, ऐसे राज्य के अंदर जो लोग होते हैं या तो पशु होते हैं या फिर क्या होते हैं, देवता होते हैं। तो इस तरह की पंक्ति को अरस्तु ने उठाया और अपने विचारों में डाला, पॉलिटिक्स में लिखा, और अरस्तु ने भी स्पष्ट रूप से फिर उस पंक्ति को समझाने का प्रयास किया। वो पंक्ति क्या थी कि जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता है, राज्य में नहीं रहता है, या तो वो क्या है, पशु है, या फिर क्या है, कोई देवता है। तो ये वाक्य मुख्य रूप से तो किसका है, अरस्तु का है दोस्तों। लेकिन उसने ये ग्रहण कहाँ से किया, प्लेटो के विचारों से उसने ग्रहण किया था दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये वाक्य तो अरस्तु का ही माना जाएगा क्योंकि उसको स्पष्ट रूप से समझाने की बात की थी। और अरस्तु के विचारों में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता है तो वो पशु है या देवता, ऐसा नहीं लिखा। उसके विचारों से जब अरस्तु ने उसके विचार पढ़े तब उसको ये पता लगा कि प्लेटो ऐसा कुछ कहना चाहता है, तो उसने स्पष्ट रूप से समझा दिया हमारे सामने, ठीक है दोस्तों। तो ये विचार थे जो कि वो द लॉज बुक है वो उसको ऋणी बनाती है अरस्तु के, ठीक है दोस्तों। तो आपने देखा कि अरस्तु द लॉज बुक का ऋणी क्यों है। जिस प्रकार से हमारा भारत के संविधान का लगभग 80% जो संविधान है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भारत का संविधान 1935 के शासन अधिनियम का क्या है, ऋणी है दोस्तों। तो उसी प्रकार से अरस्तु के ज़्यादा से ज़्यादा विचार द लॉज बुक से उसने ग्रहण किए हैं, द लॉज बुक से ही ग्रहण करके अपने विचारों में संशोधन किया है दोस्तों। इसलिए अरस्तु किसका ऋणी है, द लॉज बुक का, न कि रिपब्लिक का, न कि स्टेटमेंट्स का। तो अरस्तु किसका ऋणी है, प्लेटो का है। और प्लेटो की कौन सी बुक का है, द लॉज बुक का दोस्तों, ये याद रखेंगे। आज की क्लास इतनी ही, नेक्स्ट आगे बात करेंगे। थैंक्स दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।